आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शराब घोटाले मामले में ईडी और सीबीआई की हो रही कार्रवाई से केजरीवाल की भी बेचैनी बढ़ गई है। आप नेताओं पर हो रही कार्रवाई के बाद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार बदले की भावना से आपको खत्म करना चाहती है, लेकिन कोर्ट से आप नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। और अब तो केजरीवाल के लिए भी बुरी खबर आ रही है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक केजरीवाल की भी मुसीबत बढ़ सकती है और जांच की आंच केजरीवाल तक भी पहुंचती दिख रही है। बीजेपी भी कह रही है कि केजरीवाल का भी नंबर आने वाला है। उधर संजय सिंह जेल से बाहर आने के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट से झटके पर झटका लग रहा है। ऐसे में शराब घोटाले मामले में अब किसकी गिरफ्तारी होगी ये देखना होगा। इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं और कैसे कांग्रेस हो गई है एक्सपोज और कैसे कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने कांग्रेस और विपक्ष को दिया है करारा जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी एक बार फिर एक्सपोज हो गई है। दिल्ली को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा होता जा रहा है। दिल्ली के साहब केजरीवाल कहते थे कि हम सत्ता में आए तो बदल देंगे सब कुछ, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है, हम भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ काम करने आए हैं। लेकिन लालच ने आम आदमी पार्टी को ऐसा घेरा कि राजनीतिक रसातल पर जाने में आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हो गया क्योंकि वो राजनीतिक भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गए। आम आदमी पार्टी के नेता और खुद संयोजक कम मालिक अरविंद केजरीवाल साहब जमाने से कहते रहते थे कि जिन राज्यों में भी वो राजनीतिक पर्यटन के लिए जाते थे, हम सत्ता में आए हैं तो संविदा कर्मियों को पक्का करेंगे, उनकी परेशानी को दूर कर देंगे। लेकिन बाकी राज्यों में तो छोड़िए, जिस दिल्ली में उन्हें प्रचंड बहुमत दिया वहीं के शिक्षक मारे मारे फिर रहे हैं और केजरीवाल साहब से गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारा कुछ करो। दिल्ली में शिक्षा क्रांति की बात करने वाले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेताओं के दावों की हवा दिल्ली के शिक्षकों ने ही निकाल दी है। दरअसल दिल्ली शिक्षा विभाग के मनमाने फैसलों से नाराज 1300 एसएसए शिक्षक सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। शिक्षकों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सैकड़ों की शिक्षकों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया। इसके उलट जुलाई 2023 में रातों रात ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से ज्यादातर शिक्षकों का काम करना मुश्किल हो गया। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि ये एसएसए शिक्षकों के साथ अन्याय है। सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार शिक्षा पर जोर है, उन्हें चाहिए कि महिला एसएसए टीचर्स की समस्या को देखते हुए काम के बेहतर माहौल मुहैया कराया जाए, न कि एसएसए शिक्षकों को अचानक दूर दराज क्षेत्रों में ट्रांसफर कर उन्हें घर बैठने के लिए मजबूर किया जाए। धरना स्थल पर मौजूद एसएसए टीचर्स का आरोप है कि काफी समय से हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, आए दिन जिम्मेदारियां बदल दी जाती हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तो जो मन में होता है वही काम करने को वो मजबूर करते हैं। सीएम केजरीवाल से अपील है कि हमारी गरिमा को तार तार किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी शिक्षा पर ध्यान दे, केंद्रित करे तो महिला शिक्षकों की गरिमा को बनाए रखे, शिक्षकों को बचाए, एसएसए को बचाए। वहीं खबरों के मुताबिक एक महिला टीचर ने कहा कि जुलाई 2023 में हम लोगों को जॉब पीरियड रिन्यू होना था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अचानक सभी का ट्रांसफर दूर दराज के क्षेत्रों में कर दिया, किसी से राय भी नहीं ली गई। सरकार से बिना पूछे रातों रात ऐसे स्कूलों में डाल दिया गया जहां पर जाना आना महिला शिक्षकों के लिए बेहद मुश्किल काम है। महिला शिक्षकों को चॉइस तक नहीं दी गई। दिल्ली सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मानसिक तौर पर परेशान हो चुकी हूँ। दिल्ली सरकार इस पर पुनर्विचार करे और एसएसए शिक्षकों से किए गए अपने वादों को पूरा करे। केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दावा करती थी, उनके राज्य में शिक्षक परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति को सवालों के घेरे में डालता है। दिल्ली की सरकार केजरीवाल सरकार है, वो जब से राजनीति में आए हैं तब से यही कहते आ रहे हैं कि दिल्ली और देश की राजनीति में सब भ्रष्टाचारी सिर्फ हम हैं एक संस्कारी। लेकिन केजरीवाल साहब का ये कथन अब उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो राजनीतिक पार्टी बनाकर काला धन जुटाने का खेल शुरू किया था, आज वो उसी के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल साहब की सरकार भारी बहुमत से दिल्ली की सत्ता में आई तो थी। केजरीवाल साहब को लगा कि जी बस अब तो हो गया हमारा काम, आप चाप के पैसा छापा जाएगा।
लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सजग जांच एजेंसियों ने पहले ही केजरीवाल साहब की भ्रष्टाचारी टीम पर धावा बोल दिया, तो जिसके बाद केजरीवाल साहब के नेताओं से लेकर पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। केजरीवाल साहब ने कहना शुरू कर दिया कि आपको खत्म करने की साजिश है, लेकिन बीजेपी की तरफ से दो टोक कह दिया गया है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सचिव बांसुरी स्वराज ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रुख पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाना बीजेपी का सियासी एजेंडा नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि आम आदमी पार्टी में ऊपर से नीचे तक के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। भ्रष्टाचार से पर्याप्त धन का इस्तेमाल पार्टी ने अपनी गतिविधियों के लिए किया। बांसुरी स्वराज का ये बयान ईडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चार्जशीट पेश करने के बाद आया। ईडी ने संकेत दिए कि इस मामले में वो आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी अपना काम कर रही है। इसका आगामी चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब आम आदमी पार्टी के कर्मों का परिणाम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली ने एक ऐसी सरकार चुनी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर अस्तित्व पे आई थी। वहीं ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। वहीं इस बीच केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार 2015 से मुझे झूठे केसों में फंसाने की लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार पलटवार कर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देती जा रही है। वहीं बांसुरी स्वराज के अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी पर तंजिया लहजे में कहा कि ईडी को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि मामला कानून के हाथ में है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेता इस घोटाले में शामिल हैं। अगर अरविंद केजरीवाल दोषी साबित हो गए तो वो खुद को कैसे बचाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने एएनआई से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए शराब नीति की संरचना में बदलाव किया। अगर पार्टी चोरी में शामिल नहीं होती तो जांच एजेंसियां इसका पीछा करती ही क्यों। केजरीवाल साहब को पता होना चाहिए था कि चोरी छुपाए नहीं छुपती है। मणिपुर पर दूसरे और देश पर दूसरे, ऐसा है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का हाल। राहुल गांधी जो कभी जातिवाद को बुरा मानते थे, आज वो ओबीसी की गिनती की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक रही, तब उन्हें नहीं सूझी आरक्षण की, लेकिन आज वो ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति के नाम पर हिंसा को गलत बताने वाले राहुल सत्ता लोलुपता का शिकार होकर दोहरे मापदंड वाली बात कर रहे हैं। अपनी इन्हीं बातों से राहुल गांधी खुद घिर गए हैं। पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी एक्सपोज हो गए। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नए नए फायर ब्रांड नेता बने हैं, वो देश में सामाजिक अस्थिरता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, उनकी पोल खुल गई है, क्योंकि जो कांग्रेस अखंड भारत की बात करती थी, उनके 53 वर्षीय नेता शहर शहर राज्य राज्य घूमकर देश को जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। देश जो अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है, वो राहुल जाति विभाजन की खाई पैदा करके देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। मणिपुर में यही राहुल गांधी कहते हैं कि राज्य को जाति आधार पर बांटा नहीं जा सकता, लेकिन सत्ता लालच में फंसकर राहुल गांधी जातिवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो देश को गर्त में ही ले जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इजरायल की ज्यादा चिंता है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। मिजोरम चुनाव को लेकर राज्य के दौर पर पहुंचे राहुल गांधी ने आइजोल में राजभवन के नजदीक एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर अब एक राज्य नहीं रह गया है, बल्कि जातीय आधार पर दो राज्यों में बंट गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने 1986 में शांति समझौते पर साइन करके विद्रोह प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में शांति स्थापित करने की पहल की थी। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को इजरायल में जो हो रहा है उसमें ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की अवधारणा एक दूसरे का सम्मान करना, सहिष्णु रहना, साथ ही एक दूसरे के धर्म और भाषा से सीखना है, लेकिन बीजेपी इस पर हमला करती है। बीजेपी नफरत और हिंसा फैलाती है। तो देखा आपने कैसे मणिपुर पर तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर अब एक राज्य नहीं रह गया, बल्कि जातीय आधार पर दो राज्यों में बटा है, लेकिन वही राहुल गांधी देश भर में जाति जनगणना की बात करते हैं। ऐसे में क्या देश जाति के आधार पर नहीं बटेगा?
क्या समाज में जातिवाद का जहर घोलना सही है? बहुत मुश्किल के बाद आज देश जातिवाद से बाहर निकल रहा है। आज लोग जाति को पीछे छोड़कर एक भारतीय होकर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं। राहुल को यह समझ आ रहा है कि मणिपुर जाति के आधार पर बंट चुका है, लेकिन क्या जाति जनगणना को बढ़ावा देने से क्या देश जाति के आधार पर नहीं बटेगा? ये बात राहुल को बतानी चाहिए। कभी तू छलिया लगता है, कभी तू पागल लगता है। ये लाइन आज के संदर्भ में विपक्षी दलों पर एकदम सटीक बैठती है। देश का विपक्ष राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इतना अंधा हो चुका है कि देश के स्टैंड से भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। देश में अगले साल चुनाव होने हैं। देश के सभी दलों को चाहिए कि अधिक से अधिक वोट उनके खाते में गिरे, लेकिन विपक्ष के नेता तुष्टीकरण में इतने अंधे हो गए हैं कि वो देश के खिलाफ ही खड़े हो गए। विपक्ष के नेता फिलिस्तीन के दूतावास पर पहुंच गए कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन विपक्ष के इस तुष्टीकरण की राजनीति पर पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस और विपक्ष के उन नेताओं की खबर ले ली है जो देश के स्टैंड के खिलाफ अलग एजेंडा चला रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग की तपिश भारत में महसूस की जा सकती है। फिलिस्तीन को समर्थन देने के मुद्दे पर कांग्रेस में फूट पड़ गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं को हमास की शरण में ही जाने से गुरेज नहीं है। आपको बता दें, एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए कई विपक्षी नेता फिलिस्तीन दूतावास पहुंचे थे। फिलिस्तीन राजदूत से मुलाकात के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। फिलिस्तीन दूतावास पहुंचने वालों में रालोद नेता शाहिद सिद्दीकी, जेडीयू नेता केसी त्यागी, बसपा सांसद दानिश अली, सपा सांसद जावेद अली खान, सीपीआईएम नेता डी राजा, राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब, इसके अलावा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर समेत सीपीआई नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल थे। विपक्षी नेताओं की तरफ से फिलिस्तीन को समर्थन देने के मुद्दे पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विपक्ष के कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ही विपक्षी नेताओं और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, जिन्हें हमास आतंकवादी संगठन नहीं दिख रहा। एक एजेंडे के तहत वो सिर्फ इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ताकि वो अपने वोट बैंक को खुश कर सकें। ये नेता हर हाल में तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये इसराइल और हमास की लड़ाई में इसराइल पर ही निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक खास वर्ग का वोट बैंक दिखाई दे रहा है। जब रशिया और यूक्रेन में जंग हुई थी तब ये नेता क्यों नहीं गए? उनके दूतावास क्यों नहीं वहां पर उनको वोट नहीं दिख रहा था? यही है इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। चंद वोटों के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने विपक्षी नेताओं को एक्सपोज करते हुए ये कह दिया कि कैसे मोदी विरोध के चक्कर में ये विपक्षी नेता हमास की शरण में भी जा सकते हैं। अगले महीने 5 राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हैं। सभी दल ताल ठोक रहे हैं। दोनों ही अहम विपक्षी दलों कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जहां एक ओर बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार में रम गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में जूतम पैजार शुरू हो गई है। कांग्रेस के ही नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस आपस में लड़ रही है, सब कुछ बर्बाद कर देगी। चुनाव के नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस की कलह बाहर आने लगी है। जैसे ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की, मध्य प्रदेश कांग्रेस में हंगामा मच गया। जमीनी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता कांग्रेस का खेल खराब करने पर आमादा हो गए। राज्य स्तर पर अंदरूनी बगावत चरम पर है। कांग्रेस को सभी सीटों पर 2 लोगों से लड़ना है, एक तो अपने ही लोगों से और दूसरा भाजपा से। कांग्रेस कैसे जीतेगी ये चुनाव, ये सब आने वाला समय ही बताएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद 15 अक्टूबर को उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बुधनी विधानसभा सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने एक टीवी कलाकार को उतार दिया। इसके बाद से ही पार्टी में बगावत और विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस ने बुधनी से टीवी कलाकार विक्रम मस्ताल शर्मा को टिकट दिया है। इसके बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में रोष पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के बंगले पहुंचकर जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम शिवराज और बीजेपी के खिलाफ सड़क पर हम उतरे और 1 महीने पहले मुंबई से आए कलाकार को आपने टिकट दे दिया। कांग्रेस से नाराज नेताओं ने ये कहा कि हम 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, वहीं जिसे एक व्यक्ति भी नहीं जानता उसे सीएम के सामने उतारकर तश्तरी में सीट परोस दी जाती है।
वहीं बीजेपी ने कमलनाथ का एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा। वीडियो में दिख रहा है कमलनाथ कांग्रेस से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ कह रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कमलनाथ कह रहे हैं कि आप जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। बीजेपी ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा कि कांग्रेस की हार का ठीकरा मिस्टर बंटाधार के सिर पर फूटने वाला है। टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं को कमलनाथ की दो टोक, जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। क्या कांग्रेस को पता नहीं है कि शिवराज जैसे मजबूत कैंडिडेट के सामने ऐसा कमजोर कैंडिडेट देना सेल्फ गोल जैसा ही है? तो देखा आपने कैसे वायरल वीडियो से कांग्रेस की फजीहत हो गई। अगर ऐसे ही कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे? हालांकि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है कि जो नेता स्वामी भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें ही टिकट नसीब होता है और जो नेता जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इनमें बड़े से लेकर छोटे नेता भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।